नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देखिए टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। देखिए बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 को लेकर छात्र नेता दिलीप ने बड़ा खुलासा किया है। बता रहे हैं कौन है असली खिलाड़ी, कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल। देखिए तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फ़ोन कॉल पर छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी बातों को सुनिए। चलिए देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए फ़ोन कॉल पर छात्र नेता दिलीप मौजूद है। दिलीप, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि टीआरई 3.0 जो पेपर रद्द हुआ, आपने उजागर किया और आपके उजागर के बाद ही परीक्षा को रद्द किया गया, लेकिन सवाल अब ये है कि अब उसका जांच कहां तक पहुंचा। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस मुद्दे को लगातार उठाने के लिए। और ये जांच की जहां तक बात है तो हर बार ये होता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 67वीं का पेपर लीक हुआ, सिपाही का पेपर लीक हुआ। तो क्या होता है ना कि शुरुआत में तो लगता है कि कुछ लोगों को पकड़ा तो लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी जी। लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई की जो इसमें संलिप्त रहते हैं, तो फिर जांच को सरकार बंद करवा देती है। अभी भी देखिए, जब बड़े बड़े शिक्षकों पे कार्रवाई करने की बात आई, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों पे कार्रवाई करने की बात आई, नेता पे कार्रवाई करने की बात आई, तो फिर जांच ही बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अभी तो कोई खबर नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है पेपर लीक में। जी, तो अब तो लगता है जैसे जांच बंद हो गया है। तो इस तरीके से तो लाखों स्टूडेंट के साथ ये अन्याय हो रहा है। जी अच्छा दिलीप, सवाल एक ये भी है कि जब भी देखा जाता है कि बिहार में पेपर लीक होता है, 4 दिन 5 दिन काफ़ी सुर्खियों में रहता है, उसके बाद मामला डाउन हो जाता है। और टीआरई 3.0 में भी यही देखने को मिल रहा है। और लगातार आप ये जिक्र कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन है वो बड़े लोग आपके हिसाब से? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े शिक्षक है, पटना के आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग हैं, नेता है, मंत्री विधायक सांसद, बहुत लोग इसमें शामिल है। चुनाव में पैसा इस्तेमाल हो रहा है, इस लोकसभा चुनाव में पेपर लीक का पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है। तो सरकार को जांच करवाना चाहिए ना सरकार, और जांच में तो आ ही रहा होगा। लेकिन सरकार बचा रही है वैसे लोगों को। सरकार क्यों नहीं वैसे लोगों को जेल भेज रही है? सरकार जब जब अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट में कहा कि पेपर लीक है, जी सरकार की ही एजेंसी है, बिहार सरकार की, और बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है। उससे पहले खान सर अशोक चौधरी जी से मिलते हैं और अशोक चौधरी जी बोलते हैं उसके बाद मीडिया में कि कोई पेपर लीक नहीं। तो क्या मतलब ये हो रहा है? किस तरह की बात हो रही है? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या खान सर इसमें संलिप्त है या नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। अशोक चौधरी क्यों बोले कि भाई कोई पेपर लीक नहीं है? खान सर से मिलने के बाद ही ऐसा क्यों बोले? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या खान सर को बचा रहे हैं अशोक चौधरी? क्या अपने मंत्री मंत्री पद पर जो ये बने हैं, जो मंत्री है, इसका क्या प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है? जांच की दिशा को बदला जा रहा है, जांच को प्रभावित किया जा रहा है। तो ये सब चीज को देखा जाना चाहिए। और अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी, जबकि अशोक चौधरी जी जदयू के नेता है, मंत्री है सरकार में, उसके बाद वो अपनी बेटी को टिकट दिलाते हैं चिराग पासवान की पार्टी से। और उसमें भी देखिए, जदयू का नेता होते हुए, बिहार सरकार में मंत्री होते हुए, वो चुनाव प्रचार इस तरह से कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के नेता है और अपनी बेटी को ही चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। जदयू को चुनाव जिताने में नहीं लगे हैं, बल्कि अपनी बेटी को चुनाव जिताने में लगे हैं। तो क्या ये सब संजोग है या सेटिंग है? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या ये चल रहा है बिहार में। मतलब कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें मंत्री भी शामिल है, नेता भी लोग भी शामिल है। देखिए, मैं बार बार ये 5 साल से कहता आ रहा हूँ कि बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक लोग इसमें संलिप्त रहते ही हैं, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े टीचर। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने सारी घटना का जिक्र किया। अशोक चौधरी जिस तरह से खान सर को बचा रहे हैं, तो खान सर इसमें संलिप्त है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए ना कि क्या अशोक चौधरी के द्वारा खान सर को बचाया जा रहा है या खान सर इसमें संलिप्त है या नहीं है। इसकी जांच तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये जो मामला जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहा है आगे, उसको देखते हुए हमें कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है। अगर कोई भी नेता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशोक चौधरी जी संलिप्त है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए कि ये जो खान सर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है अशोक चौधरी के द्वारा, तो क्या खान सर इसमें संलिप्त है?
इसकी जांच होनी चाहिए। जी। या और भी कोई टीचर संलिप्त है, कोई अधिकारी संलिप्त है, कोई नेता संलिप्त है, तो इसकी जी। तो जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को उजागर किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए जो भी इसमें संलिप्त हो। मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूं जी। कि जो भी बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े नेता, अधिकारी या कोई भी इसमें संलिप्त हो पेपर लीक में, जी। उन सबको पकड़ा जाए, जेल भेजा जाए। अब ये तो सरकार का काम है कि जांच करवाए कौन लोग संलिप्त है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन लोग संलिप्त है। जी। मेरे पास जिसके खिलाफ सबूत रहेगा मैं उसका नाम उजागर करूंगा। लेकिन ये तो जांच चल रहा है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कौन कौन नेता, कौन कौन मंत्री शामिल है। जी। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि एक नेता, ये मंत्री जी शामिल है, तो तेजस्वी जी को उस मंत्री का नाम बताना चाहिए। क्यों नहीं तेजस्वी जी उस मंत्री का नाम बता रहे हैं? कौन है वो मंत्री शामिल, बताना चाहिए। लेकिन जी। अशोक चौधरी जी का जो बयान आया कि कोई पेपर लीक नहीं है, इससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षा माफियाओं को बचा रहे हैं, पेपर लीक में संलिप्त लोगों को ही बचा रहे हैं, अपने जी। मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब सरकार के जांच एजेंसी ने कह दिया कि पेपर लीक है, तो अशोक चौधरी मंत्री होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं है? यानी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, अशोक चौधरी से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, भाई किसको वो बचा रहे हैं, क्या है मामला, नहीं है, जी। इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा दिलीप, एक सवाल ये भी है कि आप ही आर्थिक अपराध इकाई के पास सबूत लेकर पहुंचे थे, उसके बाद ही पेपर रद्द हुआ, तो क्या आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों से या वहां पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों से आपकी बातचीत होती है कि जांच कहां तक पहुंची या नहीं पहुंची? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई के पास हम लोगों ने बहुत सारी सूचना दी थी, जी। मोबाइल भी ले जाकर हमने परीक्षा के बाद मोबाइल भी वहां दिया है, वहां जब्त मोबाइल करवाया है ताकि जांच में सही चीज सामने आवे। तो एक जी। अभ्यर्थी ने मोबाइल लाके दिया था, तो हमने वो मोबाइल भी आर्थिक अपराध इकाई को दिया है। जी। जी। और जो भी सूचनाएं थी परीक्षा से पहले या परीक्षा के दिन, परीक्षा के बाद, सारी सूचना आर्थिक अपराध इकाई को हम देते रहे। और जी। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारी बातचीत नहीं हुई है, जी। और पटना हम जाएंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे उन लोगों से मिलने का, या फिर वो बात करने का कि क्या इस मामले में आगे हुआ। लेकिन देखिए, हर चीज का एक दायरा होता है, जी। 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 हर चीज का एक दायरा होता है, और सरकार ही अगर ये कर दे कि नहीं अब आगे कुछ नहीं करना है, तो कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता है, जांच एजेंसी कुछ नहीं कर सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा जांच को बंद करवाया जाता है। जब सरकार के मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं कि जी। कोई पेपर लीक नहीं है, जी। तो फिर कैसे जांच आगे बढ़ेगा? ये तो सोचने वाली बात है ना। जी। या तो नीतीश कुमार जी को उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था जी। कि भाई कैसे आप मंत्री होकर ऐसा बोल रहे हैं, जबकि जांच इकाई ने कह दिया कि पेपर लीक है। अपनी बेटी को आप चुनाव लड़वा रहे हैं दूसरे पार्टी से, और प्रचार कर रहे हैं दूसरे पार्टी के लिए, जदयू के लिए इनको प्रचार करना चाहिए। ये जदयू जी। के नेता हैं, तो जदयू के लिए इनको प्रचार करना चाहिए। कि कहीं आप बताइए कि किसी लोकसभा जी। क्षेत्र में जी। ये जदयू के नेता के लिए प्रचार में गए हो, नहीं गए हैं। लेकिन अपने बेटी के लिए, जो जिनको इन्होंने दूसरे पार्टी से टिकट दिलवाया, उस पार्टी से टिकट दिलवाया जिस पार्टी ने नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का प्रयास किया विधानसभा चुनाव में, जी। उस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़वा रहे हैं और अपनी बेटी के प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन आज तक जदयू के किसी नेता के प्रचार में वो कहाँ गए हैं? तो ये तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी को ऐसे नेताओं को दूर रखना चाहिए अपने से। सबसे पहले अशोक चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। जी। अच्छा दिलीप जी, एक सवाल ये भी है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी आयोग से और बिहार सरकार से जवाब मांगा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1, टीआरई 2 का तो आना ही चाहिए था। हम तो टीआरई 1 के समय भी आंदोलन किए थे, रिजल्ट के बाद ही, कि भाई जितने पद पे आपने वैकेंसी निकाला उतने पद पे बहाली पूरा कीजिए। अगर अभ्यर्थियों के पास योग्यता है विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, तो वहां तो सीट से कम रिजल्ट ही दिया गया। जी। सीट से बहुत कम रिजल्ट दिया गया, बहुत कम लोगों को काउंसलिंग में बुलाया गया, और उसके बाद भी सीट खाली रह गई। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो देना चाहिए था, जितना सीट खाली रह गया उतने सीटों पे। लेकिन कम सीटों पे टीआरई 1 में तो थोड़ा बहुत हम लोग आंदोलन किए तो थोड़ा दिया गया, लेकिन जितना दिया जाना चाहिए नहीं दिया गया। तो इसलिए उस समय अभ्यर्थी लोग भी कोर्ट गए थे, हमने भी उनको सलाह दिया था कि आप लोग कोर्ट में लड़िए, क्या क्या पॉइंट रखिए, हमने सारा चीज बताया था। और टीआरई 2 का भी आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो अभी टीआरई 1 पे कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कोर्ट में। अगर किसी मुद्दा पे याचिका दायर होती है, तो जो संबंधित बोर्ड होता है, आयोग होता है या सरकार होती है, तो उससे उस मुद्दे पे जवाब 2 सप्ताह, कभी 3 सप्ताह, कभी 4 सप्ताह, कभी 6 सप्ताह के अंदर जवाब कोर्ट मांगती है। अब बीपीएससी और बिहार सरकार शिक्षा विभाग क्या इस पे जवाब देती है, फिर उसके बाद जो अभ्यर्थियों की तरफ से वकील होंगे वो उस पे अपना पक्ष रखेंगे, बहस चलेगी, उसके बाद अंतिम रूप से कोर्ट का, मतलब सिंगल बेंच का अंतिम रूप से जजमेंट आएगा। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि क्या फैसला आया है। अभी अभ्यर्थियों को, जो भी इसमें अभ्यर्थी जो याचिका दायर किए हैं, पिटीशनर है, उन लोगों को अभी मतलब संयम रखना होगा और अपने वकील से बातचीत करते रहना होगा। और क्या बीपीएससी की तरफ से जवाब आता है वो उसके लिए भी तैयार रहना होगा कि उसके जवाब का क्या इनको जवाब देना है।
तो जी। इस चीज के लिए अभी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब बीपीएससी जवाब देगी तो उस जी। जवाब में क्या कमी है वो उजागर करना पड़ेगा अभ्यर्थियों की तरफ से जो वकील होंगे जी। उनको, तभी जाके बात स्टूडेंट्स के पक्ष में डिसीजन आएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूँ, इससे पहले भी कई बार इस तरह का मामला हुआ है जी। कि जवाब मांगा जाता है तो अभ्यर्थी खुश हो जाते हैं कि हम तो केस जीत रहे हैं। तो जी। ऐसा गलत फहमी नहीं पालना चाहिए, बल्कि हकीकत को भी समझना चाहिए। मैं सलाह दे रहा हूँ अभ्यर्थियों को, और जो भी मेरे से फोन करके बात कर रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ। और टीआरई 2 का भी अभी सुनवाई होने वाला है। टीआरई जी। 2 में भी टीआरई सप्लीमेंट्री 2 रिजल्ट को लेकर और केस है। टीआरई 2 को लेकर भी दर्जनों याचिका दायर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहला ऐसा मामला हमको लग रहा है जिसमें दर्जनों केस हुआ है। जी, जी, और कहीं दर्जनों ना केस। कहीं इसमें जो बीपीएससी की गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है, सरकार की भी गलती है। जी। इस तरह से बहाली उन्होंने कर दिया, पेच फंसा दिया है कि जी। स्टूडेंट्स परेशान है और सही से बहाली प्रक्रिया नहीं हुई। इसके जी। वजह से दर्जनों केस इसमें हुआ है। टीआरई 2 में भी भाषा अर्हता को लेकर हुआ है जी। और जी। भी बहुत सारे जी। चीज को लेकर हुआ है। जी। तो ये कहीं ना कहीं बीपीएससी की इसमें तो बहुत बड़ी गलती रही है और उसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं सरकार से, जी। शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से, जी। जो टीआरई 2 टीआरई 1 दोनों में जितने पद खाली रह गए उन सभी सीटों के लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, अगर ये अभ्यर्थी के पास योग्यता है तो। जी। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि अगर योग्यता है और सीट खाली है तो आप रिजल्ट जारी कीजिए। जी। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है, रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। और जी। हम जो भी लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं जी। उन अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि आप लोग मतलब किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि संयम बना के रखिए। और कोर्ट में बीपीएससी की तरफ से क्या जवाब आता है, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या जवाब आता है, उस जवाब को एक एक वर्ड को पढ़िए और उसको फिर उसके जवाब में फिर आपके वकील को जवाब देना होगा, तब जाके आप केस जीतिएगा। अगर अभी से आप शिथिल पड़ गए कि बीपीएससी से जवाब मांगा गया, सरकार से जवाब मांगा गया, खुश हो जाइएगा फिर छोड़ दीजिए आगे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा आगे। इसलिए आप इस चीज को देखिए कि बीपीएससी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है जी। और उस जवाब का जवाब आप रखिए। मतलब आप अभ्यर्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को संयम बना के रखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बीपीएससी के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, एक एक वर्ड का उसमें देखना पड़ेगा कि क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जवाब दिया, और उस जवाब का फिर जवाब देना पड़ेगा अभ्यर्थियों के वकील को। चलिए, अभी आप दिलीप, आपसे एक सवाल ये भी है कि आप नोटा बटन दबाने की भी तमाम अभ्यर्थियों से, यूथ पावर से आप ऐलान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए, अभी तो आपने इतना जिक्र किया, टीआरई 3 पेपर लीक में बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जी, जी। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, टीआरई 2 का नहीं आया। तो फिर जब हमारे लिए कोई नेता लड़ नहीं रहा है, कोई पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही है अभ्यर्थियों का, बिहार के छात्र युवाओं का, तो फिर किसको वोट दें हम लोग? सवाल तो उठता नहीं, किसको वोट देंगे हम लोग? रेलवे की वैकेंसी नहीं आई 5 साल से, और जब वैकेंसी आई थोड़ा बहुत 5,500 6,000, जबकि आना चाहिए 3 लाख वैकेंसी सभी सीट को मिलाकर। 3 लाख सीट खाली है रेलवे में, क्यों नहीं वो वैकेंसी आई? केंद्र सरकार में 25 लाख के आसपास सीटें खाली है सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर, क्यों नहीं केंद्र सरकार वैकेंसी निकाल रही है? बिहार में आप देखिए पेपर लीक, धांधली सेटिंग चरमोत्कर्ष पर है। 80% से 90% सीटें बेच दी जा रही है सभी नौकरी में। उसके बाद आप देखिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हुआ? जब विपक्ष में थे लोग तो कह रहे थे डोमिसाइल लागू होना चाहिए, सरकार में आ गए तो चुप हो गए। उस समय जो लोग सरकार में थे तो डोमिसाइल हटा दिए, अभी जो सरकार में है वो डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं टीआरई 3 में। तो वोट हम लोग दे किसको? एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगी, जो चीनी मिल बंद पड़ी है वो बंद पड़ी है, चालू नहीं किया गया, ना ही कोई फैक्ट्री लगाई गई। तो क्या सब दिन बिहार जो है पलायन का ही मतलब जंस झेलता रहेगा? और यहाँ के अभ्यर्थी, यहाँ के छात्र युवा बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे और यहाँ के लोग यहाँ के बाहर जाके मजदूरी करेंगे कब तक? और कोई विधानसभा में या फिर लोकसभा में मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा है? यहाँ से 39 सीटें जीतकर एनडीए के लोग गए थे, कितनी बार इन सांसदों ने छात्र हित में मुद्दा उठाया, जनहित में मुद्दा उठाया? कितनी बार? या कौन कौन सांसदों ने बिहार में फैक्ट्री लगाने की मांग किया? एक भी नहीं। तो किसको हम लोग वोट दे? या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीते पिछला बार या हारे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कितने बार ये क्षेत्र में आए, कितने बार जन समस्याओं को उठाए, कितने बार छात्र युवाओं के मुद्दे को उठाए, पेपर लीक पे कितने बार बोले? कोई नहीं बोल रहा है, कोई अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, तो क्यों वोट देंगे? इसलिए हमने कहा कि पूरा बिहार में, समस्तीपुर को छोड़ के पूरा बिहार में लोकसभा में नोटा बटन दबाइए और स्टूडेंट पावर, यूथ पावर दिखाइए। अभिभावकों से भी अपील कर रहे हैं, शिक्षक गणों से भी अपील कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ भी देखिए रोज अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। हर पार्टी सरकार में रही है और सब शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। तो इसलिए शिक्षक गणों से भी अपील करते हैं कि आप लोग भी नोटा बटन दबाइए। अभिभावक गणों से भी, आम जनता से भी अपील कर रहे हैं, नोटा बटन दबाइए और समस्तीपुर में
समस्तीपुर में हम लोग जी। अशोक चौधरी की बेटी को हराने की अपील कर रहे हैं, और जी। अशोक चौधरी की बेटी को हराने के लिए जिसको भी वोट देना पड़े आप दीजिए, लेकिन अशोक चौधरी की बेटी को हराइए, क्योंकि अशोक चौधरी क्या बोलते हैं, पेपर लीक नहीं है, और जी। लाखों अभ्यर्थी परेशान है भाई, दंश झेल रहे हैं पेपर लीक का, और जी। मंत्री होकर बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं है, और अपनी बेटी को मतलब दूसरे पार्टी से टिकट दिलाकर लड़वा रहे हैं, तो इसलिए जी। उसको हरवाना जरूरी है। मैं समस्तीपुर की जनता से, छात्र जी। युवाओं से, जी। जी। शिक्षकगणों से अपील कर रहा हूं कि संभवी चौधरी यानी हेलीकॉप्टर छाप को हराने के लिए आपको जिसको वोट देना पड़े दीजिए, लेकिन अशोक चौधरी की बेटी को हराइए, और बाकी बिहार में जो 39 बाकी सीट बचता है वहां पे नोटा बटन दबाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ खास खास बातचीत करने के लिए जी दिलीप। धन्यवाद। तो अभी अपने सुना छात्र नेता दिलीप ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं शामिल है, और साफ साफ उन्होंने कहा है कि TRE 1 और TRE 2 का जो मामला है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन TRE 3 का जांच अब बंद होने लगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कई बड़े नेता यानी कि मंत्री भी इसमें शामिल है, और भी खुलासा करते हुए क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप वो आपने सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।